आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कभी इतनी जटिल नहीं थी। हर दिन हमें हजारों फैसले लेने होते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन से रिश्ते बनाए जाएं, और सबसे अहम, क्या हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां डैनियल कानीमैन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमारे सामने आती है। ये किताब केवल एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि वह मापदंड है जो हमें अपने दिमाग के जाल से बाहर निकलने की एक नई दिशा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो फैसले आज लेते हैं वह कल आपके जीवन को किस दिशा में ले जाएंगे? हम में से हर एक इंसान कभी न कभी ऐसे मोड़ों पर आता है जहां हम ये महसूस करते हैं कि क्या हम सचमुच अपने फैसले सही ले रहे हैं, या फिर हम अपनी सोच के जाल में फंसकर किसी और की बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग बिना सोचे समझे फैसला कर लेता है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय शायद उतने सही नहीं होते जितना आपको लगता है? या फिर आपने महसूस किया है कि कुछ फैसले आपको नुकसान पहुंचाते हैं जबकि आप पूरी तरह से उन्हें सही समझते थे? इस बुक में जो सिद्धांत हैं वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से भ्रमित होता है, कैसे हम अपने तर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं, और कैसे हम एक बेहतर निर्णय लेने की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब सिर्फ आपकी सोच बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर फैसले में छिपे हुए गहरे पहलुओं को समझने की कुंजी है। अगर आप अपने जीवन में सच्चे बदलाव की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला कदम आपके हाथ में है और इस यात्रा में हम आपको एक नया दृष्टिकोण देने के लिए यहाँ हैं। चैप्टर 1, द अनसीन बैटल विद इन। हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूँ? लेकिन अक्सर इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले ही हम जिंदगी की उलझनों में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि बाहर की दुनिया ही हमारी असली चुनौती है, लेकिन हकीकत में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर चलती रहती है। यह लड़ाई उन डर, शंकाओं और आदतों से होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई ताकत होती है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है, लेकिन यह ताकत तभी बाहर आती है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपनी सोच को नए तरीके से ढालते हैं। खुद को बदलने की यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब होता है अपने पुराने विचारों और आदतों से अलग होना। कभी कभी हम अपने डर को ही अपनी असली पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए तो लोग हमें जज करेंगे। लेकिन सच यह है कि असफलता ही हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलत थे और कैसे बेहतर बन सकते हैं। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की सोच हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना शुरू कर दें तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। चैप्टर 2, ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू पावर। जिंदगी में दर्द और तकलीफें आना तय है, कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इस दर्द को कैसे लेते हैं। क्या आप इसे अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं या इसे अपनी ताकत में बदलते हैं? जब भी हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन यह सच नहीं है। हर चुनौती, हर दर्द, हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। कुछ लोग इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जबकि कुछ इसे अपनी प्रेरणा बना लेते हैं। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आई हैं, वे आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब आप अपने दर्द को समझना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें छुपी हुई सीख आपको एक नया इंसान बना सकती है। हर मुश्किल आपको मौका देती है खुद को फिर से खोजने का, खुद को और बेहतर बनाने का। अगर आप किसी पुराने दर्द से गुजर रहे हैं, तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दें, उसे अपनी ताकत बना ले। आप जिस भी संघर्ष से गुजरे हैं, वह आपको कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए था। इसलिए खुद को कमज़ोर मत समझिए,
बल्कि अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानिए। चैप्टर 3, ओवरकमिंग द फियर ऑफ चेंज। परिवर्तन से डरना एक आम बात है। जब भी जिंदगी हमें कुछ नया अपनाने के लिए कहती है तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी जानी पहचानी दुनिया से बाहर कदम रखा तो कहीं हम असफल ना हो जाए। लेकिन सच यह है कि बदलाव के बिना कोई भी इंसान अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। बदलाव का डर हमें पीछे खींचता है। यह हमें हमारे पुराने आरामदायक जोन में बनाए रखता है, जहां सब कुछ जाना पहचाना होता है। लेकिन अगर हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं तो हमें इस डर से बाहर आना होगा। सोचिए, अगर कोई पर्वतारोही यह सोचकर पहाड़ पर चढ़ना ही छोड़ दे कि रास्ता मुश्किल होगा, तो क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं, उसे हर मुश्किल का सामना करना ही पड़ेगा, तभी वह शिखर तक पहुंच सकता है। वैसे ही आपकी जिंदगी भी एक सफर है, जहां बदलाव ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर आप किसी भी बदलाव से डरते हैं तो एक कदम पीछे हटकर सोचिए, क्या यह बदलाव आपको आगे बढ़ा सकता है? क्या यह आपको बेहतर बना सकता है? अगर हाँ, तो उस डर को हावी मत होने दें। उसे एक नई शुरुआत के तौर पर अपनाइए। याद रखें, जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और बदलाव को गले लगाते हैं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अपने डर को छोड़िए और आगे बढ़िए। चैप्टर 4, द लेजी कंट्रोलर। हम सभी के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमेशा आराम करना चाहता है। कभी कभी जब हम किसी मुश्किल काम को करने से पहले सोचते हैं कि इससे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम अक्सर उसे टाल देते हैं। यह वही समय होता है जब हमारा लेजी कंट्रोलर सक्रिय होता है। डैनियल कानेमन ने इस बारे में बात की है कि कैसे हमारा दिमाग हमेशा कम मेहनत करना चाहता है और अधिक आराम पसंद करता है। जब भी हमें कोई मुश्किल काम करना होता है तो हमारा दिमाग उसकी तुलना करता है कि वह काम कितना मुश्किल होगा। अगर काम बहुत मुश्किल लगता है तो हमारा दिमाग इसे करने से बचने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हम कुछ सरल कामों को बहुत जल्दी कर लेते हैं, जबकि बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ें हमेशा टलती रहती हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से करने का मन बनाते हैं तो अगले पल दिमाग में ख्याल आता है कि कल कर लेंगे और बस वह काम टल जाता है। यह लेजी कंट्रोलर हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें कठिन और मेहनत वाले कामों से दूर रखता है। लेकिन अगर हम इसे समझें और खुद को प्रोत्साहित करें तो हम इन मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। जब हम किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहाने बनाते हैं तो असल में हम अपनी आत्मनियंत्रण क्षमता को चुनौती दे रहे होते हैं। kahneman कहते हैं कि हमारे दिमाग का यह लेजी कंट्रोलर समय समय पर हमें फैसलों में सही दिशा में नहीं चलने देता। यही वजह है कि हम छोटे और आसान फैसले जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा फैसला आता है हमारा दिमाग उसे टालने के लिए नए तरीके खोजता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या सिर्फ अपने आराम से भाग रहे हैं। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में अच्छे निर्णय लेना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं तो हमें इस लेजी कंट्रोलर को पहचानने की ज़रूरत है। जब हम अपने दिमाग को आराम देने की बजाय कठिन कामों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने अंदर की ताकत और सच्चे आत्मनियंत्रण को जगाते हैं। चैप्टर 5, कॉग्निटिव ईज। आपने कभी सोचा है कि जब कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है या हमें कोई जानकारी बहुत आसानी से याद आ जाती है तो हम उसे ज़्यादा सही क्यों मानने लगते हैं? यही होता है कॉग्निटिव ईज। डैनियल kahneman के अनुसार जब हमें कोई चीज़ समझने में आसानी होती है तो हम उसे सच मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई किताब या लेख पढ़ते वक्त सब कुछ हमें आसानी से समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि वह लेखक बहुत सही बात कह रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई नया विचार हमारे दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाए तो हम उसे सच मानने लगते हैं।
ये केवल हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे कानेमन कॉग्निटिव ईज कहते हैं। जब हम किसी चीज को आसानी से समझते हैं या किसी विचार को बहुत सरल तरीके से सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह सही होना चाहिए। इसका असर हमारे फैसलों पर भी पड़ता है। जब हम किसी चीज को आसानी से समझते हैं तो हम उसे बिना ज्यादा सोचे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अगर किसी दोस्त ने हमें कुछ बताया और वह बात हमें सहज और आसान लग रही हो तो हम उसे तुरंत मान लेते हैं बिना यह सोचे कि क्या वह सही है या नहीं। मगर कभी सोचा है, यही कॉग्निटिव ईज हमारे गलत निर्णयों का कारण भी बन सकता है। अगर किसी बात को समझना बहुत आसान हो तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा जांचने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है कि कई बार हम ऐसे विचारों को सच मान लेते हैं जो वास्तव में गलत हो सकते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी चीज की जानकारी आसानी से मिलती है तो हम समझने में नाकाम रहते हैं कि वह जानकारी अधूरी या गलत हो सकती है। इसी कारण हमें यह समझने की जरूरत है कि सिर्फ क्योंकि कोई विचार हमें सहजता से मिल रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। हमारी सोच और फैसलों को सुधारने के लिए हमें कभी-कभी अपने दिमाग को चुनौती देनी चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कॉग्निटिव ईज का ध्यान रखते हुए हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं और उन विचारों को सच समझने से पहले गहराई से जान सकते हैं। चैप्टर 6 नॉर्म्स, सरप्राइजेस एंड कॉजेस। हमारी दुनिया इतनी जटिल है कि हर दिन हमें नए नए घटनाएं और जानकारी मिलती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस सारी जानकारी को आसानी से समझने के लिए कुछ नियम यानी नॉर्म्स बनाता है। यह नियम हमारे अनुभवों और जीवन की घटनाओं से बनते हैं। kahneman के अनुसार ये नियम हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जब हम किसी नए या अप्रत्याशित चीज का सामना करते हैं तो हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब हम किसी नई घटना से रूबरू होते हैं तो हमारा दिमाग यह देखता है कि क्या वह घटना सामान्य है या असामान्य। अगर वह घटना हमें सामान्य लगती है तो हम उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब वह घटना हमें चौंकाने वाली या अप्रत्याशित लगती है तो हम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया में नॉर्म्स को लागू करते हैं। सभी फैसले इस पर आधारित होते हैं कि हम किसी घटना को कैसे समझते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई घटना सामान्य है तो हम उसे उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही कुछ असामान्य घटित होता है हमारा दिमाग उसे समझने के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं करता है। यह सामान्य है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा बदलावों को महसूस करता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी घटना को समझते हैं और उसके पीछे के कारणों को ढूंढते हैं तो हम उसे अपनी सोच के दायरे में फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें अजीब लगती है तो हम उसके पीछे का कारण जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही वह तरीका है जिससे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और उनके कारणों का अनुमान लगाते हैं। लेकिन कभी-कभी जब हम अपनी सोच में बहुत अधिक उलझ जाते हैं और किसी चीज़ का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यह बहुत सामान्य है और हमें इसे पहचानने की ज़रूरत है। हमें समझना चाहिए कि हर घटना का कोई कारण होता है, लेकिन कभी-कभी हमारा दिमाग उस कारण को गलत तरीके से जोड़ देता है। चैप्टर 7 द एंकरिंग इफेक्ट। क्या आपने कभी देखा है कि जब हमें किसी चीज़ की कीमत के बारे में जानकारी मिलती है तो हमारी सोच उसी के आसपास घूमने लगती है, भले ही वह जानकारी सही हो या गलत। यह वही समय होता है जब हमारा दिमाग एंकरिंग इफेक्ट को अपनाता है। डैनियल kahneman ने इस बारे में बताया है कि कैसे हमारी सोच का आधार यानी जिस चीज से हम शुरुआत करते हैं वह हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए हैं और एक कपड़े का सेट देखकर उसके ऊपर लिखा होता है कि इसका मूल मूल्य 5,000 रुपये था, लेकिन आज आपको यह 2,000 रुपये में मिल रहा है। अब ये जो 5,000 रुपये का एंकर है वह आपके दिमाग में बैठ जाता है
और आप ये सोचने लगते हैं कि यह बहुत अच्छा डील है, भले ही इस कपड़े का असली मूल्य 2,000 रुपये ही हो। इस एंकर ने आपको एक गलत निर्णय लेने की स्थिति में डाल दिया। यह एक बहुत ही सामान्य सी बात है जो हम सभी के साथ होती है। अगर हम किसी चीज की तुलना किसी बड़ी या महंगी चीज से करते हैं तो हमें वह वस्तु सस्ती या उचित लगने लगती है, भले ही उसकी असली कीमत कम या ज्यादा हो। इसी तरह से हमारी पूरी सोच इस एंकर के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने में उलझा देता है। kahneman कहते हैं कि एंकरिंग इफेक्ट हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करता है, खासकर जब हम खरीदारी करते हैं या जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार करते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को खोजना चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्यों किसी चीज को सही मान रहे हैं। अगर हम खुद को इस एंकर से बाहर निकाल पाते हैं तो हम अधिक समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 8 द हेलो इफेक्ट। कभी आपने किसी व्यक्ति को पहली बार देखा और सोचा कि वह बहुत अच्छा इंसान है, बस क्योंकि उनका चेहरा प्यारा था या वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे? ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी के बारे में केवल एक पहलू देखकर पूरे व्यक्तित्व को जान लेते हैं। डैनियल kahneman इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। वह इंसान अच्छा है क्योंकि वह स्मार्ट दिखता है, या वह अच्छा लीडर है क्योंकि उसने एक बार अच्छा भाषण दिया। यह वही है जो हम अक्सर महसूस करते हैं। हमारा दिमाग किसी एक सकारात्मक गुण को देखकर बाकी सभी गुणों को भी सकारात्मक मान लेता है। यही हेलो इफेक्ट है जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। मुझे याद है जब एक बार मेरे दोस्त ने एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा था और मुझे बस उसका डिज़ाइन देखकर यह लगा कि यह फ़ोन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने फ़ोन के फीचर्स और यूज़र रिव्यू देखे तो पता चला कि फ़ोन उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। इसका कारण था वह हेलो इफेक्ट जो मेरे दिमाग पर हावी हो गया था। हम किसी एक अच्छे गुण को देखकर पूरी चीज़ का आकलन करने लगते हैं। kahneman कहते हैं कि यह हेलो इफेक्ट न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है, बल्कि यह हमारे कामकाजी जीवन में भी दिखता है। अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छे काम के लिए सराहा जाता है तो हम उसके बाकी कार्यों को भी अच्छा मानने लगते हैं, भले ही उनका प्रदर्शन उतना अच्छा न हो। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आकलन पूरी तरह से करना चाहिए, न कि केवल एक पहलू से। यह हमें हेलो इफेक्ट से बचने में मदद करता है और हमारे फैसले ज़्यादा सटीक और समझदारी से होते हैं। चैप्टर 9 सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी मुश्किल सवाल का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे आसान सवाल में बदल देता है? यह वही प्रक्रिया होती है जिसे kahneman ने सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चंस कहा है। जब हमारे सामने कोई जटिल समस्या आती है तो हमारा दिमाग उसे एक सरल सवाल में बदलकर हल ढूंढने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपको यह सवाल पूछा गया है, आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अब यह सवाल बहुत गहरा और मुश्किल है, तो हम उसे अपने दिमाग में एक आसान सवाल में बदल सकते हैं, जैसे मुझे आज क्या करना चाहिए। इस तरह से हम अपनी जटिल समस्याओं को छोटे छोटे सवालों में तोड़कर जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी सवाल का सही जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम केवल उसे सरल बना रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सही जवाब पर पहुंच रहे हैं, बल्कि हम अपने दिमाग को उस समस्या से भागने के लिए एक आसान रास्ता दे रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चंस का असर तब होता है जब हम जटिल फैसले लेते हैं या मुश्किल समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। हम वास्तविक समस्या को छोड़कर एक सरल और आसान सवाल पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यह हमारे फैसलों को गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम किसी भी समस्या को आसान बनाने से पहले उसके असल मुद्दे को पहचानें। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कभी-कभी छोटे सवालों के जवाब से हमें बड़ी समस्याओं का हल नहीं मिलता। चैप्टर 10 लॉस अवर्जन। हम सभी ने कभी न कभी यह सुना है कि जो खो दिया वही ज़्यादा याद आता है। यह हम सभी के जीवन का एक सच है।
डैनियल कानेमन के अनुसार हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसे लॉस अवर्जन कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम किसी चीज को खोने से ज्यादा डरते हैं बजाय इसके कि हम कुछ हासिल करें। आपने कभी देखा है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप उसे खो देते हैं तो आप उस नुकसान को ज्यादा महसूस करते हैं बनिस्बत इसके कि अगर आप 100 रुपए कमा लेते हैं तो आप उतनी खुशी महसूस नहीं करते। यह हमारी मानसिकता का हिस्सा है जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। हम नुकसान को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं जबकि लाभ के प्रति हमारा नजरिया उतना तगड़ा नहीं होता। इसका असर हमारे निर्णयों पर भी होता है। जब हम किसी चीज को खोने के डर से कुछ नहीं करते तो हम नई अवसरों से भी दूर रहते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे और नाकाम होंगे तो क्या होगा, लेकिन यही लॉस अवर्जन हमें रोकता है। इस डर से निकलने के लिए हमें अपने फैसलों में संतुलन रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जीवन में कुछ खोने के डर से हमें हमेशा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम कई शानदार मौके खो सकते हैं। कनेमन कहते हैं कि इस लॉस अवर्जन को पहचानना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम हमेशा नुकसान से डरते रहेंगे तो हम कभी कुछ बड़ा नहीं पा सकेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार के नुकसान के साथ थोड़ी बहुत असफलता भी आती है, लेकिन इससे सीखने की प्रक्रिया हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। चैप्टर 11 द एंडाउमेंट इफेक्ट। यह मेरा है इसलिए यह सबसे अच्छा है। यह भावना हम में से कई बार उठती है, चाहे वो हमारी पुरानी चीजें हों या हमारे विचार। डैनियल कानेमन ने इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहा है। यह एक ऐसी मानसिकता है जिसमें हम किसी चीज को अपने पास देखकर उसकी वास्तविक कीमत से ज्यादा मूल्यांकन करने लगते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपनी पुरानी बाइक को बेचने का सोचा था। बाइक पुरानी हो चुकी थी, लेकिन मुझे यह लगता था कि वह बाइक किसी नई बाइक से कहीं ज्यादा कीमत की है क्योंकि वह मेरी थी। यही होता है एंडाउमेंट इफेक्ट में। हम किसी चीज को खुद के पास देखकर उसकी वास्तविक मूल्य से ज्यादा उसे महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। इसका असर हमारी सोच और फैसलों पर बहुत बड़ा होता है। जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा समझने लगते हैं। इसी कारण जब हमें उस चीज को छोड़ने का विचार आता है तो हमें उसका मूल्य ज्यादा समझ में आने लगता है। यह विशेषकर तब होता है जब हम किसी चीज को लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, जैसे पुरानी कार, घर या फिर कोई पुरानी यादें। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जो चीज हमें पसंद है वह जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए भी उतनी ही मूल्यवान हो। हमें अपने फैसलों में एंडाउमेंट इफेक्ट को पहचानना होगा ताकि हम चीजों को सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें। अगर हम केवल अपनी भावनाओं को आधार बनाकर चीजों को मूल्य देंगे तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 12 द प्लानिंग फैलेसी। हम सभी ने कभी न कभी यह सोचा है कि हम किसी काम को जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन अंत में वह काम देर से होता है। यह सब हमारी गलत योजना बनाने की आदत का परिणाम होता है, जिसे प्लानिंग फैलेसी कहा जाता है। डैनियल कानेमन के अनुसार हम अपनी योजना बनाते वक्त हमेशा ये मानते हैं कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन असल में वह अधिक समय और संसाधनों की मांग करता है। जब हम किसी बड़े काम को शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ जल्दी पूरा होगा, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम समय सीमा से बाहर चले जाते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हम हमेशा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और यही सोचते हैं कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वह अब आसानी से हो जाएगा। हम अनदेखे पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं और यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा। यह प्लानिंग फैलेसी हमें यह समझने से रोकता है कि हर काम के लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। हम सोचते हैं कि किसी भी काम को जल्दी और बिना किसी परेशानी के निपटा लेंगे, लेकिन असलियत में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। जब हम योजनाएं बनाते हैं तो हमें संभावित समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हमें सब कुछ समय पर नहीं मिलेगा। इसलिए प्लानिंग फैलेसी से बचने के लिए हमें अपनी योजनाओं को थोड़ा और व्यावहारिक और मापदंडों के हिसाब से बनाना चाहिए। अगर हम वास्तविकता का सामना करेंगे
और समय सीमा के अंदर काम करने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत अधिक निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 13 द अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हमारे दिमाग में एक अजीब सी आदत होती है जिसका नाम है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आपने किसी दोस्त से सुना कि उसने हाल ही में एक एक्सीडेंट में भाग लिया। अब अगले कुछ दिनों तक जब भी आप सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपका ध्यान एक्सीडेंट्स पर ज्यादा रहता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है और आप डर में रहते हैं। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिमाग ने उस एक्सीडेंट की घटना को आसानी से याद किया और उसी आधार पर आप सब कुछ सोचने लगे। यही अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है। डैनियल कानेमन के अनुसार हमारे दिमाग में जो घटनाएं आसानी से याद आती हैं, हम उन्हें सच मानने लगते हैं, भले ही वे सामान्य न हों। यदि किसी घटना के बारे में हमें लगातार जानकारी मिलती रहती है तो हम उसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा संभावना वाली घटना मानने लगते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए। आपने कभी सुना कि एक स्थान पर किसी आदमी ने लॉटरी जीती। आप ये सोचने लगते हैं कि लॉटरी जीतने का मौका बहुत ज्यादा है, जबकि असलियत में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। आपको बस ये घटना ज्यादा याद रहती है और आप उसी के आधार पर सभी लॉटरी टिकट्स के बारे में सोचने लगते हैं। यही अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक काम करता है। ये हमें हमारे निर्णयों में भ्रमित कर सकता है, क्योंकि हम किसी घटना को केवल इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वह हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं और आपने कहीं सुना होता है कि किसी और का रिश्ता टूट गया, तो आप सोचने लगते हैं कि आपका रिश्ता भी खत्म हो सकता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक से बचने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो घटनाएं हमारे दिमाग में बार बार आती हैं वे हमेशा सच नहीं होती। हमें अपने फैसलों में अधिक विचारशीलता और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। चैप्टर 14 ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मुझे सब कुछ पता है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाना है। यह सोच हम में से कई बार आती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी विषय में बहुत माहिर हैं और हम खुद पर इतना विश्वास करते हैं कि हम अपने फैसले पर कोई भी संदेह नहीं करते। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस का। डैनियल कानेमन के अनुसार हम अपनी क्षमता और ज्ञान के बारे में अधिक आत्मविश्वास रखते हैं, जबकि असलियत में हम उतने सक्षम नहीं होते जितना हमें लगता है। मान लीजिए आपने एक नया काम शुरू किया और आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और सफल होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है आप महसूस करते हैं कि चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितनी आपने सोची थी। यही ओवर कॉन्फिडेंस बायस का असर है जो हमारे दिमाग को भ्रमित करता है। हम अपनी क्षमता को ज्यादा आंकते हैं और ये सोचते हैं कि हम बिना किसी रुकावट के सफल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम किसी काम में ज्यादा आत्मविश्वास रखते हैं तो हम अपने फैसलों में सतर्कता नहीं बरतते। हम उस काम को बिना पूरी जानकारी के करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी यही हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। जैसे आपने एक बड़ी खरीदारी की और आपको लगा कि आप यह बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपने ज्यादा खर्च किया है और यह चीज उतनी उपयोगी नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बचने के लिए हमें अपनी क्षमताओं के बारे में यथार्थवादी नजरिया रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें मेहनत और समय की जरूरत होती है और सिर्फ आत्मविश्वास से हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। चैप्टर 15 प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। आप कभी किसी खतरनाक खेल या रोमांचक अनुभव का हिस्सा रहे हैं, जैसे कोई साहसिक खेल या फिर कोई बड़ा जोखिम उठाने का मौका मिला हो? अब क्या आपने कभी यह महसूस किया कि जब आप किसी जोखिम में होते हैं तो आपको उसे कम करने की बजाय और ज्यादा जोखिम लेने की चाहत होती है? यह प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का हिस्सा है। डैनियल कानेमन और एमस ट्वेर्स्की ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि इंसान जोखिम का आकलन करते समय अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हम हमेशा यह सोचते हैं
कि किसी संभावित नुकसान से बचने के लिए हमें और ज्यादा जोखिम उठाना चाहिए। जब हम किसी संभावित लाभ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें वह फायदेमंद लगता है, लेकिन जैसे ही नुकसान का खतरा सामने आता है हम उस स्थिति से बचने के लिए और अधिक जोखिम उठाते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 500 रुपए की जोड़ी खरीदी और आप जानते हैं कि वह थोड़े समय में 50 रुपए घट सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर उस जोड़ी की कीमत 500 रुपए बढ़ जाए तो हम उतना खुशी नहीं महसूस करते। यह इसलिए होता है क्योंकि हमें नुकसान से ज्यादा डर लगता है, जबकि लाभ को उतनी अहमियत नहीं देते। प्रोस्पेक्ट थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने फैसलों में ज्यादा भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और जोखिम उठाएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, जबकि असल में यह नुकसान का कारण बन सकता है। यही कारण है कि हमें कभी-कभी ठंडे दिमाग से फैसला लेने की जरूरत होती है और इस सिद्धांत को समझते हुए हमें अपने फैसले करने चाहिए। कंक्लूजन, आपने अब तक जो कुछ सीखा वह सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि असल जिंदगी के फैसलों का भी अहम हिस्सा है। हम सब कभी न कभी किसी न किसी रूप में इन सिद्धांतों से प्रभावित हुए हैं, चाहे वह हमारे फैसले हों, हमारी सोच हो या फिर हमारे रिश्ते। डैनियल kahneman की इन खोजों ने हमें यह सिखाया कि हम कैसे अपनी सोच की गलतियों को पहचान सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह पुस्तक सिर्फ एक अध्ययन नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुधार करने का एक रास्ता है। जब आप खुद को इन सिद्धांतों से अवगत करेंगे और इनका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आप न केवल अपने निर्णयों को बेहतर बना पाएंगे बल्कि अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण में भी एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी सोच और फैसलों को सुधार सकें। साथ ही और अधिक ऐसे विचारशील और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें बताएं कि कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा और क्या आप इस पर और गहराई से जानना चाहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस विषय पर आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट में लिखें कि कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा और आपने इससे क्या सीखा। अगली बार हम कुछ और गहरी बातें शेयर करेंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। जुड़े रहिए, हम जल्द ही मिलते हैं।